हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 2 आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। इससे पहले शुरू करें, हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि में और आर्थिक विकास में काफ़ी डिफरेंट है, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों जो वर्ड शब्द हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं सबसे पहले कि आर्थिक समृद्धि क्या है। देखिए, आर्थिक समृद्धि में हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन को देखते हैं। जहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि में सिर्फ आपको मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, है ना, प्रति व्यक्ति आय। तो ये सभी चीज़ें आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत देखा जाता है या रखा जाता है। ठीक उसी तरीके से आर्थिक विकास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, मात्रात्मक परिवर्तन भी और साथ साथ में गुणात्मक परिवर्तन भी। तो मात्रात्मक तो आपको समझ में आ गया कि जीडीपी है, जीएनपी है, प्रति व्यक्ति आय है। अब यहाँ बात करें हम लोग गुणात्मक के बारे में, जैसे कि किसी का स्वास्थ्य के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें। ठीक है, जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो क्या है, वैश्विक भुखमरी में उसका सूचकांक क्या है, इंडेक्स क्या है ना। तो इन सब चीज़ों की जब बात करते हैं, उस देश की खुशहाली क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे आर्थिक विकास के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। आर्थिक समृद्धि में हम लोग क्या सिर्फ देख रहे हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन क्या हो रहा है, जबकि आर्थिक विकास में लोग देख रहे हैं मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो आर्थिक विकास जो होता है एक विकासशील देशों के साथ जुड़ी होती है। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वो विकासशील देशों के साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक विकासशील देश में वहाँ का हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ का खुशहाली क्या है, वहाँ का एजुकेशन क्या है, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, और साथ साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि वहाँ का आर्थिक समृद्धि क्या है। लेकिन विकसित देशों में लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, हम लोग ये सब चीज़ को ज़्यादातर मापते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्थिक समृद्धि आपका विकसित देशों से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास आपका विकासशील देशों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि यहाँ पे आपको सिर्फ मात्रात्मक के बारे में बात करता है, जबकि आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों के बारे में बात करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, आर्थिक विकास। क्या दिया हुआ है, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपको मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक विकास जो है आपका संरचनात्मक परिवर्तन से हो जाएगा। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक समृद्धि में यह ध्यान रखिएगा कि ये पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात करता है। ठीक है, इस बात समपोषणीय विकास के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण, जबकि जीवन की गुणवत्ता हो जाएगा आपका स्वास्थ्य। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता किससे संबंधित होगा, स्वास्थ्य के साथ, जबकि संपोषणीय विकास जो है वो पर्यावरण के साथ आ जाएगा, जबकि आर्थिक समृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के साथ जाएगा और आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन के साथ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि आर्थिक समृद्धि का मुख्य तत्व क्या है। आर्थिक समृद्धि का मुख्य तत्व क्या है, हमने कहा ना ये पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, पूंजी निर्माण भी आएगा, जनसंख्या भी आएगा, प्रौद्योगिकी प्रगति भी आएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। अब बताइए, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, या फिर भुगतान से इसका समायोजन करने के लिए, या फिर विदेशी ऋण को कम करने के लिए। देखिए पॉइंट को ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्थिक विकास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, हमने कहा ना कि आर्थिक विकास किससे संबंधित है, एक विकासशील देशों से संबंधित है। तो हमारा देश देख रहे हैं ना कैसी व्यवस्था है, यहाँ पे विकासशील है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। हमने कहा ना कि आर्थिक विकास आपको देखने को मिलेगा विकासशील देशों से, अर्थात यहाँ पे सही हो जाएगा विकासशील देशों से। यही रहता आर्थिक समृद्धि, तो ये हो जाता विकसित देशों से, है ना। आर्थिक विकास हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग दो चीज़ देखते हैं, मात्रात्मक भी देखते हैं और गुणात्मक भी देखते हैं। गुणात्मक देखते हैं कि उसमें वहाँ का एजुकेशन क्या है,
उस वहाँ पे स्वास्थ्य क्या है, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। जबकि आर्थिक समृद्धि हम लोग क्या देखते हैं, तो वहाँ का सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि GDP क्या है, GNP क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, या फिर विश्व बैंक के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रिपोर्ट आई थी 2024 में, ठीक है ना, 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो इंडिया का जो रैंक है वो 126वां रैंक है। कितना? 126वां रैंक है इंडिया का। जबकि पहले रैंक पर कौन है? तो पहले रैंक पर है फिनलैंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। तो फिनलैंड पहले नंबर पर है, जबकि 126वें नंबर पर कौन है? हमारा इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? ठीक है, HDI जिसे शॉर्ट में कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी आपको शॉर्ट में UNDP भी देखने को मिलेगा, ठीक है, UNDP। बात करें हम 2024 में भारत का रैंक कितना था, तो 2024 में जब रिपोर्ट जारी किया गया था, वो रिपोर्ट अब जो जारी किया गया था ना वो 2022 के आंकड़ों पर आधारित था। तो उसमें भारत का जो रैंक था वो था 135वां स्थान। एक स्थान का सुधार किया गया है भारत के साथ, इससे पहले 136वां स्थान पर था, फिलहाल अभी 135वां स्थान पर है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी पहले रैंक पर कौन सा देश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक समृद्धि के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे कि कौन सा मापक के अंतर्गत उसमें शामिल नहीं किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो हमने शुरू में ही कहा था कि आर्थिक समृद्धि में एक पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाता है, जहाँ पे GDP, GNP है ना, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात किया जाता है। जबकि जब विकास के बारे में बात कर रहे होते हैं, आर्थिक विकास के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ देखते हैं, गुणात्मक भी और परिणात्मक भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है वो क्या है? एक तरफ से गुणात्मक परिवर्तन दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी आर्थिक समृद्धि के मापक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी? ठीक है, भारत में जब आर्थिक विकास जो मतलब कि पंचवर्षीय योजना जब 5 साल का जो चल रहा था, उसमें बताना है आपको कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर जो था वो सर्वाधिक रहा था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल और भी बन सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था या समय अवधि था कितना था? तो याद रखिएगा 2007 से लेकर के 12 तक, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का था 12 से लेकर 17 तक, ठीक है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था ना, वो रखा गया था 8.1%। कितना? 8.1, यानी कि 8.1% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि जो हासिल किया गया था, ठीक है, जो हासिल किया गया था वो किया गया था 7.9। और ये देखा जाए तो ये सर्वाधिक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, UNO द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्यों का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए 2020 तक, 2030 तक, 2040 तक या 2050 तक। तो याद रखना है यहाँ पे 2030 तक, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है?
बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, बी ऑप्शन में है शिक्षा, सी में दिया है जीवन प्रत्याशा और डी में दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय ये सभी मानव विकास सूचकांक के तत्व हैं, जबकि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या ये काउंट करना मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में लोग यूएनडीपी कहते हैं, ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस नए मानदंड को मापदंड या कह सकते हैं मानदंड को कह सकते हैं शामिल किया गया है। तो कौन सा नया शामिल किया गया है ये आपको बताना है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को शामिल किया गया है, या फिर लैंगिक असमानता सूचकांक, या फिर ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, या फिर असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो शामिल किया गया है वो है ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये नया मानदंड को शामिल किया गया है यूएनडीपी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। सवाल पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है, क्या अर्थ है? सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि, या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या फिर जीडीपी में निरंतर वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जीडीपी में निरंतर वृद्धि, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के बारे में पूछा है आपसे। अगला है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है। ठीक है, सवाल क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे इसका अर्थ होता है यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? तो ये इसका अर्थ ये होता है कि यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है। अब बताना है आपको कि मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, या विश्व बैंक, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में यूएनडीपी कहते हैं। तो याद रखिएगा मानव पूंजी सूचकांक जारी करने वाला जो संस्था है वो है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, जिसे शॉर्ट में PQLI कहते हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया है। आपको बताना है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। मोरिस डी मोरिस के द्वारा, या यूएनडीपी के द्वारा, या फिर महबूब उल हक के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को विकसित करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मॉरिस डी मॉरिस, जबकि महबूब उल हक जो है वो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ही मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट इंडेक्स जो 2020 में जो आया था वो बताना कि भारत का स्थान कितना था, 128वां, 129वां, या फिर 130वां, या फिर 131वां। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे 131वां। वैसे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने बताया था भाई जो करंट वाला 135वां स्थान है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा, या फिर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो याद रखना है आपको न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का या के घटक हैं। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जनसंख्या वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर। तो ये आपको याद रखना है मानव विकास सूचकांक में ये सभी को शामिल किया जाता है। नहीं सॉरी, ये यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर नहीं, इनको शामिल नहीं किया जाएगा, शिशु मृत्यु दर नहीं, जीवन प्रत्याशा सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक को शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जीवन प्रत्याशा सूचकांक को शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय शामिल किया जाता है, जीवन प्रत्याशा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो है ही है। बाकी शिक्षा भी ध्यान रखिएगा किसको शामिल किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर और शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया जाता है। तो 18 का यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन,
भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2022 तक, वर्ष 2024 तक, विश्व बैंक के द्वारा, या फिर वर्ष 2030 तक? ये विश्व बैंक तक, शायद यहाँ पे थोड़ा सा लगता है इसका मिसप्रिंटिंग है, विश्व बैंक तक नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर है वो 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2024 तक रखा गया था। ठीक है, इसमें कुछ अपडेट हुए होंगे, थोड़ा सा इसको अपडेट हो जाइएगा कि इसको फिर क्या लक्ष्य बढ़ाया गया है या नहीं, इस बार देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, सवाल क्या है? समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, कृषि का पुनरुद्धार करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लियोन टिफ के द्वारा, अस्टोन के द्वारा, साइमन कुजनेट्स के द्वारा, या फिर म्यूराइट्स एलाइस के द्वारा? तो याद रखना है आपको, यहाँ पे साइमन कुजनेट्स के द्वारा ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नरकसे के अनुसार अल्प विकसित, या फिर कह सकते हैं अल्प विकास, नरकसे के अनुसार अल्प विकास का कारण है। नरकसे के अनुसार बताना है कि अल्प विकास का क्या कारण है? बचतों में कमी, निवेश में कमी, सरकारी नीति, या फिर बाजार का आकार? तो ध्यान रखिएगा, बचतों में कमी इसका सही आंसर होगा। नरकसे ने बताया था कि अगर कोई देश अल्प विकसित है तो वहाँ पे बचतों में कमी इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, कारण है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 136वां, 140वां, 143वां, या फिर 144वां? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 136वां। जबकि ध्यान रखिएगा कि 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार भारत का जो रैंक है वो है 124वां स्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 126वां, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 126वां स्थान है। ठीक है, 2024 रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, कोविड-19 व्यापक टीकाकरण अभियान उपभोग निवेश में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था का विकास किस आकार का संभावित है? कोविड-19 व्यापक टीकाकरण अभियान उपभोग निवेश में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था का विकास किस आकार का संभावित है? यू आकार का, भी आकार का, या उल्टा यू आकार का, या फिर उल्टा भी आकार का? तो आपको याद रखना है भी आकार का। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है भी आकार का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है? कर सुधार, औद्योगिक सुधार, राजकोषीय सुधार, या फिर निवेश सुधार? सही आंसर हो जाएगा कर सुधार। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कर सुधार को तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में शामिल है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में शामिल है अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो याद रखिएगा, इन सभी को शामिल किया जाता है लेगाटम समृद्धि सूचकांक में, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।